डॉक्टर शैलेश हिमावत। हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल और लेकर आता है एक विशेषज्ञ को चर्चा करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए और एक नई सूझबूझ के साथ बात करने के लिए। आज हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ख्यातिनाम अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रोग विशेषज्ञ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर कुमार प्रभास। डॉक्टर कुमार प्रभास, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर कुमार प्रभास से आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा लंग कैंसर कैसे होता है। पहला चीज़ है कि थोड़ा सा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो जो हमारे देश में करीब करीब 14 लाख नए कैंसर होते हैं और उसमें से करीब करीब 70 से 80 हज़ार जो है वो लंग कैंसर होते हैं। तो ये वन ऑफ द कॉमन कैंसर है, स्पेशली मेन में। ना जो आपने क्वेश्चन पूछा वो इम्पॉर्टेंट है कि वो क्यों होता है। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो तंबाकू है एंड स्पेशली स्मोकिंग। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। या तो आप खुद स्मोक कर रहे हैं या फिर पैसिव स्मोकिंग है। तो मतलब इसका मतलब कि घर में अगर कोई स्मोक ना कर रहा हो और अगर आप स्मोक करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आप जो घर में अपने प्रियजनों के जो चांस है लंग कैंसर का वो बढ़ाते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी कारण हैं, जैसे कि पहले पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हुई पड़ी हो, पेशेंट को सीओपीडी की बीमारी हो, पेशेंट को एक्सपोजर हो एस्बेस्टस को, क्रोमियम को। तो ये कई सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकते हैं। बट जो मैं लेमन को बताना चाहूँगा, जिसके लिए बड़ी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, वो स्मोकिंग है। अगर स्मोकिंग निकल जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द लंग कैंसर नहीं होगी। सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग में हमें कितना बड़ा दायरा, ये कहूँगा मैं, जो स्मोकर्स हैं उनसे कितनी दूर रहना चाहिए? जितनी दूर हो सके। इसकी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन बंद कमरे में तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए और ओपन जगह पे आप जितनी दूर हों, क्योंकि ये सोचने की और ये रिमेंबर करने की ज़रूरत है कि अगर बंद कमरा हो तो इंसान तो स्मोकिंग करके निकल जाता है, बट रिमेंबर वो सारे जो केमिकल्स हैं वो आपके हवा में वहाँ रहती है, वो आपके पर्दे पे रहती है, वो आपके सोफे पे रहती है, वो वहाँ पे घूमती रहती है। तो जितना ज़्यादा दूर रह सके और जितना कम उनके साथ रह सकें वो अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल अवॉइड करना तो शायद सामाजिक तौर पे संभव नहीं। सांस के द्वारा ये जो खराब कण होते हैं अंदर जाते हैं और फेफड़े के अंदर की जो नलियां होती है, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस हम जिसे बोलते हैं, उसमें जाके जम जाते हैं और वहाँ के सेल्स को खराब कर देते हैं। इसके कारण से ये लंग कैंसर डेवलप होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही इंटरप्रेट किया है कि ये जो कण हैं, जो हम स्मोकिंग के जो केमिकल्स हैं, वो जब हमारे फेफड़े में जाते हैं और फेफड़े के जो सेल्स हैं जो कि हमारे नॉर्मल काम कर रही होती हैं, हमें ऑक्सीजन देने में हमारा बहुत साथ निभाती हैं, उनको वो हार्म करते हैं। उनको हार्म करने से उसके बाद कई तरह के चेंजेस होते हैं एंड जिसके बाद कि वो सेल्स कैंसर के सेल्स बन जाते हैं। तो मुख्यतः इसीलिए ये पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। ये भी बिल्कुल आपकी सही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो स्मोकिंग है और टोबैको की जो सेवन है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू महिलाओं में। इसलिए ये बीमारी भी जो लंग कैंसर की वो पुरुषों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू महिलाओं में। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि हम उसके कुछ नाम सुनूंगा, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है उसको रिमेंबर करने के लिए, बट समझने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि प्रकार तो कई तरह से होते हैं। जैसे कि अगर हम पैथोलॉजी के हिसाब से, जो कि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसके हिसाब से देखें तो उसको बोलते हैं स्मॉल सेल, जो कि बहुत ही एग्रेसिव होती है। दूसरी बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल, जो थोड़ी कम एग्रेसिव होती है। फिर नॉन स्मॉल सेल में उसके भी अगेन बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि एडनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो ये सारे वर्डिंग्स आपने सुने होंगे। अगर सुनेंगे तो समझिए ये डॉक्टर्स के लिए हैं, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है अगर ट्रीटमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन ये सारे के सारे द रीज़न उनकी एक ही होती है
वो है आपको टोबैको का सेवन, खासकर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से ये सारी तकलीफें होती हैं। आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जो कि बहुत जल्दी फैलता है, बहुत एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव अर्थात जल्दी फैल के और लाइफ स्पान कम कर देता है मरीज का। बिल्कुल आपकी सही इंटरप्रिटेशन है कि जो स्मॉल सेल है बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इनफैक्ट अगर 100 हमारे 100 स्मॉल सेल कैंसर के अगर पेशेंट आते हैं तो उसमें से मुश्किल से ही एक पेशेंट होगा जिसकी हम लोकल ट्रीटमेंट दे पाते हैं, या 2 पेशेंट होगा जिसके हम लोकल ट्रीटमेंट दे पाते हैं। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट इतने ज़्यादा स्टेज में होते हैं कि सिर्फ उनको हम इंजेक्शन दे पाते हैं, जिससे उनकी एवरेज लाइफ कुछ महीनों की होती है। तो ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, ये बिल्कुल सही है आपने बताया। तो समय पे अगर जांच हो जाए, और इसमें जांचें सर कौन कौन से प्रकार की होती हैं जो कि एक आम आदमी अफोर्ड करके करा ले और उस डायग्नोसिस तक पहुंच जाए? तो आपने जो क्वेश्चन रेज किया है कि क्या हम इसको समय पे जांचें करा सकते हैं और कराना चाहिए, तो कौन सी जांचें करानी चाहिए? तो पहला, समय पे बिल्कुल समय पे जांच करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि थोड़ी हमारे समाज में खासकर थोड़ी नेग्लेक्टेड होती है। हम कई सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्थ को, तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ बोला गया है, वो बिल्कुल सही है। अब जो आपकी क्वेश्चन का जो दूसरा अंग था कि अगर वो करानी है तो क्या टेस्ट करानी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम हो, कोई भी तकलीफ हो, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपकी जांच करके, आपकी तकलीफ को जान करके सही टेस्ट के बारे में बोलेंगे। कुछ टेस्ट के नाम मैं बोलूँगा, बट जरूरी नहीं है कि वही टेस्ट इनफ है। इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वो आपकी सारी चीज़ें देख करके वो डिसाइड करेगा टेस्ट की कौन सी ज़रूरत है। मान लीजिए आपकी खांसी की तकलीफ हो और खांसी हील ना हो रहा हो, वो अगर महीनों तक चल रहा हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आदमी अपने लिए स्कैन करवाए, खासकर सीटी स्कैन कराए, ये बड़ी ज़रूरी है। उसके अलावा काफ़ी सारे टेस्ट होती हैं, वो डिपेंड करेगी कि आपकी तकलीफ क्या है और आपके इनिशियल रिपोर्ट में क्या उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। बेसिक एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, ये जांचें आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हो गई हैं, तो ये जांचों से हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने कि आज के टाइम में आज से कुछ दशक पहले वाली हालत नहीं है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सीटी स्कैन हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर थोड़ा सा एफर्ट अगर पेशेंट डालेंगे तो इससे संभव है कि उनका टेस्ट हो सकता है। और तो इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और उनसे ये बात भी करना कि हमें ये टेस्ट कराना है, क्योंकि आज के टाइम में टेस्ट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट, ये भी जानने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में सरकार की और समाज की मेहनत से बहुत सारे जो टेस्ट हैं और ट्रीटमेंट हैं, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, वो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि जानने के लिए कि ये हम कहाँ जाएं, हम किस स्कीम में जाके बात करें जिससे कि हमारी ये टेस्ट फ्री हो सकती है। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कि पेशेंट्स को हेल्प भी करती हैं और ये सारे टेस्ट उनको फ्री भी करवाती हैं। तो पहली जानकारी कि ये अवेलेबल है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए और पता कीजिए, और ये बहुत सारे टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं, ये भी आपकी जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सर, एक बार डायग्नोसिस बन गया, ब्रोंकोस्कोपी हुई, बायोप्सी हुई और जांच में पैथोलॉजी में कैंसर आ गया, तो उसके बाद इलाज के लिए हम आगे कैसे बढ़ते हैं? मरीज को हम कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे इलाज करवाना चाहिए? करें तो एक बार अगर ये पता चल जाए कि लंग कैंसर है, तो उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि इसकी स्टेजिंग क्या है, तो वो स्टेजिंग के लिए टेस्ट होते हैं। ये सब आप नाम सुनेंगे तो उसके लिए, लेकिन घबराइए नहीं, वो टेस्ट अवेलेबल होते हैं जनरली। पेट सीटी स्कैन, मिडासनल स्टेजिंग, MRI ब्रेन, ये चीज़ें हैं, बट ये भी आजकल मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर में अवेलेबल है। तो पहला चीज़ होगा कि हम स्टेजिंग करें कि किस स्टेज में बीमारी है। एक बार वो स्टेज पता चल जाए तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट की काफ़ी अर्ली स्टेज है तो सर्जरी उसकी ट्रीटमेंट है, एंड सर्जरी के बाद फिर हम उसको टैबलेट्स या इंजेक्शंस देते हैं। अगर वो लोकली एडवांस्ड है, ज़्यादा थोड़ी फैली हुई है बट फिर भी बहुत एडवांस नहीं है, तब हम उसको रेडियोथेरेपी दे सकते हैं या फिर सर्जरी भी कर सकते हैं और साथ में इंजेक्शंस या टैबलेट देते हैं। लेकिन अगर बहुत ही एडवांस स्टेज बीमारी है
तो उसकी इलाज है टैबलेट्स या इंजेक्शंस, और साथ में जहां जहां जरूरत पड़ती है सर्जरी की या रेडियोथेरेपी की, उसको भी साथ में ऐड किया जाता है। समझने की जरूरत है कि जितनी जल्दी हम पकड़ पाएं उतनी अच्छी है और उतना अच्छा उसका आउटकम भी होता है। तो ये स्टेजिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि हम किस तरह की ट्रीटमेंट के में ब्रॉडली डिवाइड करके हम ये ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो 4 तरीके का इलाज हो गया, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और उसके बाद इम्यूनो या टारगेटेड थेरेपी। अब आप टाटा मेमोरियल में हैं, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व का एक बहुत ही नामी गिरामी कैंसर हॉस्पिटल है। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और आपका लंग कैंसर में बिल्कुल मास्टरी है। तो ये इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, सर ये क्या चीज़ें हैं और ये बाकी थेरेपी से इनका क्या एडवांटेज है? तो पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये ट्रीटमेंट्स के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम ये ट्रीटमेंट जब नहीं डेवलप हुए थे पेशेंट्स के, तो अगर हम एडवांस स्टेज पेशेंट की एवरेज लाइफ जो है वो 6-8 महीने होती थी। इन ट्रीटमेंट्स की वजह से अब सेम पेशेंट्स जो हैं उनकी लाइफ, अगर वो ट्रीटमेंट ले पाते हैं तो उनकी जो लाइफ है वो 3 साल 4 साल, ऑलमोस्ट 100 में से 20-25 पेशेंट्स जो हैं वो 7 साल 8 साल और उसके बियॉन्ड भी सर्वाइव करते हैं और वो एक्टिव रहते हैं, मतलब समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने का कि ये जो ट्रीटमेंट है उन्होंने पेशेंट्स की एवरेज लाइफ जो कुछ महीने की होती थी वो अब कई सालों की है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अगर दी जाए तो। अब ये है कि ये इसका मतलब क्या होता है, जो कि आपकी क्वेश्चन थी। तो जो टारगेटेड थेरेपी है वो क्या करती है कि जो लंग कैंसर के जो ट्यूमर हैं उसमें स्पेशल टेस्ट करते हैं, उसका नाम हम म्यूटेशंस बोलते हैं। अगर आप सुनेंगे तो उसके लिए फिर से घबराइए नहीं, एक तरह की टेस्ट होती है जो स्पेशल टेस्ट होती है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसके लिए टैबलेट्स दी जाती है और टैबलेट काफ़ी अच्छा काम करते हैं और काफ़ी सेफ होते हैं। जैसे कि हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट लेते हैं, उसी तरह से ये टैबलेट भी देखेंगे पेशेंट लेते रहते हैं और अपने डॉक्टर से मिलते रहते हैं। दूसरी आपने बताई इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, एक तरह की ट्रीटमेंट है जो कि इफेक्टिव है। जो इफेक्टिव इम्यूनोथेरेपी, ऐसे इम्यूनोथेरेपी कई सारी तरह की होती हैं, बट जो इफेक्टिव वन है उसमें ये दवा क्या करती है, वो इंजेक्शन से दी जाती है। वो हमारी जो कैंसर सेल है जो कि हमारी इम्यूनिटी को कैमोफ्लेज कर रही होती है और आइडेंटिफाई नहीं करने देती है, उसको ओपन कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कैंसर के सेल को किल करते हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो कैंसर सेल को किल करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत ठीक होती है और बीमारी कंट्रोल होती है। तो ये मैकेनिज्म है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का हमारे बॉडी पे एक्ट करने का और खासकर कैंसर सेल पे एक्ट करने का लंग कैंसर में। इसका मतलब ये हुआ कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पूरे शरीर में दुष्प्रभाव डालती थी, रोकती थी, कोशिश करती थी, लेकिन ये टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी जो आई है ये केवल उसी कोशिकाओं पे असर डालती हैं जो कैंसर की हैं, तो बॉडी में नुकसान भी कम होता है और इलाज भी ज़्यादा अच्छा होता है। आपने अगेन मैं बोलूँगा, आपने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया कि ये जो नई तरह के ट्रीटमेंट आए हैं वो पहले वाले ट्रीटमेंट हैं उनको सप्लीमेंट करती हैं। वो ट्रीटमेंट आज भी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेना ही चाहिए। और उसके साथ में ये ट्रीटमेंट सही जगहों पे अगर ऐड की जाए तो वो सेफ होती हैं, वो कैंसर सेल को ज़्यादा अच्छा मारती हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स को ज़्यादा अच्छा स्पेयर करती हैं, तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट कम होता है और उसकी कैंसर सेल पे किल करने की एफिकेसी भी ज़्यादा बढ़ती है। तो यस, जो आपकी इंटरप्रिटेशन वो सही है कि ये रिलेटिवली सेफर है और कैंसर सेल को मारने में ज़्यादा कामयाब होती है। पहले कहा जाता था कि इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी बहुत महंगी है, विदेशों से आती थी, लेकिन इंडिया में भी अब बहुत रिसर्च हो रही है और ख़ास तौर पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अपने रिसर्च के लिए जाना जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत रिसर्च वर्क में भी हैं, इसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं? तो आपने जो बताया वो इम्पॉर्टेंट है कि देखो, अगर ये काम करती हैं तो क्या हमारे पेशेंट्स को अवेलेबल हैं? तो वो एक चैलेंज है, क्योंकि हमारी प्रोग्रेसिव और विकासशील अर्थव्यवस्था है, बट फिर भी आज के टाइम में भी हम उतने अमीर नहीं हैं, हमारा देश उतना अमीर नहीं है। तो हमारे मेजॉरिटी लोग आज भी रिलेटिव थोड़ी
अंडर प्रिविलेज सिचुएशन में अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको इन ट्रीटमेंट की जो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए यस, हमारे यहाँ पे उसके लिए कई काम करते हैं। इसकी वजह से कई सारे ट्रीटमेंट हमने डेवलप किए हैं जो कि हमारे जो पॉपुलेशन है जो उतने वेल ऑफ नहीं है उनको ये ट्रीटमेंट मिल सके। तो उसकी वजह से जैसे इम्यूनोथेरेपी है उसकी डोज चेंज करके हमने कोशिश की है। हेड एंड नेक कैंसर में, लंग कैंसर में भी हमारी काम चल रही है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट 1/10 हो जाए। टारगेटेड थेरेपी में भी कॉम्बिनेशन थेरेपी बना करके जो कि कम कॉस्टली हो और विद सिमिलर एफिकेसी हो, वो हमारे पेशेंट के काम आए। इस तरह के कई सारे काम हमने किए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह के बहुत सारे काम की ज़रूरत है। हमारे देश में जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो रिसर्च होती है वो बहुत ही कम है। इसमें पेशेंट्स को, केयर गिवर को, समाज को, सरकार को, डॉक्टर्स को मिल करके बहुत सारे एफर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस मामले में बहुत सारा रिसर्च हो और जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट जो कि आज हमें कंप्लीटली इंपोर्ट करनी होती है वो लोकल जगह पे डेवलप हो। आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे कि हम सब समझ पाएं कि इसमें हमें और कितने काम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे देश से हर साल 400 रिसर्च आते हैं लंग कैंसर की, तो चाइना से, जिससे कि हम चाहते हैं, हम अपने आप को तुलना करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी बनी, वहाँ से 4000 पेपर आते हैं। ये एक चीज़ बताती है कि हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है जहाँ तक रिसर्च का सवाल है। और जैसा मैंने बताया, रिसर्च में हम सब स्टेक होल्डर हैं, डॉक्टर्स भी हैं, रिसर्चर भी हैं, हॉस्पिटल भी है, समाज भी है, पेशेंट्स भी हैं, सरकार भी है। सबको मिल करके इसमें काम करने की ज़रूरत है, तभी इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हमारे पास नए नई तरह की ट्रीटमेंट जो कि हमारे यहाँ से डेवलप होगी। और हमारे यहाँ से डेवलप होती है तो हमने देखा है वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए व्यापक तौर पे अवेलेबल भी होती है। तो यस, रिसर्च के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। धन्यवाद डॉक्टर कुमार प्रभास। डॉक्टर कुमार प्रभास टाटा मेमोरियल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी के। आज उन्होंने बताया लंग कैंसर का मुख्य कारण स्मोकिंग है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। लेकिन अगर हम समय पे जांच कराएं, प्रॉपर इलाज कराएं, तो हम लंग कैंसर से लड़ सकते हैं, उससे उबर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है सामूहिक तौर पे काम करने की। डॉक्टर्स, रिसर्चर, सामाजिक प्राणी और सरकार, इन सब मिलकर साथ काम करना चाहिए। जो नई नियो एडजुवेंट थेरेपीज आई हैं उसको जोड़ के इलाज किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जो 4 से 6 महीने पहले लाइफ स्पान था कैंसर होने के बाद में, आज 7 से 8 साल हो गया है। धन्यवाद डॉक्टर कुमार प्रभास।